हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी का 4 खंडों में विभाजन देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 खंडों में विभाजित है। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आवर्त सारणी में हम देख सकते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का पहला और दूसरा समूह जो है उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, और इसी प्रकार तीसरे से लेकर 12वें समूह तक को हम डी ब्लॉक के तत्व इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और 13वें से लेकर 18वें समूह तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व, और नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उन तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आवर्त सारणी का विभाजन इस प्रकार 4 खंडों में क्यों किया गया है। तो हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये ऐसे तत्व होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि ये एस उपकक्ष में प्रवेश करता है, उपकक्ष में प्रवेश करता है। मतलब कि ऐसे तत्व, परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में प्रवेश करते हैं उन तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में पहले और दूसरे समूह के जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस उपकक्ष में जाएंगे। इसी प्रकार अगर पी ब्लॉक के तत्व देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो तत्व होंगे 13 से लेकर 18वें समूह तक के तत्व, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी उपकक्ष में प्रवेश करेंगे, और डी ब्लॉक के तत्व जो होंगे वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में प्रवेश करते हैं, और इसी प्रकार एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वे एफ उपकक्ष में प्रवेश करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में इनका जो विभाजन है वो ये जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के तत्व एक विशेष गुण रखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सभी तत्व धातु होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व हम देखें तो ये तत्व जो है वो संक्रमण तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व हम देखें तो ये तत्व जो होते हैं 13 से लेकर 17 समूह तक के जो तत्व हैं ये अधातु होते हैं, और जो 18वां समूह है यहाँ पे इस 18वें समूह के तत्व जो होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस या फिर इसको हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ऐसी गैसें जो अन्य तत्वों से अभिक्रियाएं नहीं करती हैं वो अक्रिय गैस कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पी ब्लॉक में धातु अधातु होते हैं और प्लस अक्रिय गैसें होती हैं, क्योंकि पी ब्लॉक जो है पूरा 13 से लेकर 18 समूह तक है। अब एफ ब्लॉक को हम देखें तो एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी होती है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, और इन सभी तत्वों को सामूहिक रूप से आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एस ब्लॉक धातु है, पी ब्लॉक अधातु और अक्रिय गैस है, डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है, और एफ ब्लॉक जो है वो आंतरिक संक्रमण तत्व है। तो अब इस वीडियो में हम एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के तत्व हम देखते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व हमने पढ़ा कि समूह 1 और समूह 2 के तत्वों को ही एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो समूह 1 को हम फर्स्ट ए और समूह 2 को हम सेकेंड ए से भी निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम एस ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषताएं देखेंगे, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 समूह है, समूह 1 और समूह 2। तो हमने देखा था कि जो आवर्त सारणी थी उसमें एक समूह अगर हम कोई लेते हैं तो उस समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आते हैं। जैसे समूह 1 के जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे। इसी प्रकार समूह 2 में जितने भी तत्व हैं
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपस में समान होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर दो समूह है तो आप समूह एक को देखिए जिसको फर्स्ट ए भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ए के जो तत्व होते हैं उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया है NS1 टाइप का होता है। तो NS1 क्या है इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई तत्व है और उस तत्व में कुल n कक्षा है, ठीक है। तो n कक्षा है तो सबसे अंतिम कक्षा nवीं कक्षा ही हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक तत्व है उसके परमाणु में दो कक्षाएं हैं, तो हम मान लीजिए नाभिक हो गया, उसके बाहर दो कक्षाएं हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो दूसरी कक्षा होगी सबसे अंतिम या बाहरी कक्षा हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर टोटल n कक्षा है तो nवीं कक्षा ही सबसे अंतिम कक्षा हो जाएगी। तो सबसे अंतिम कक्षा का हम S उपकक्ष लेंगे। S उपकक्ष में हम देख रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऐसे तत्व जो होंगे वो फर्स्ट ए में होंगे, मतलब फर्स्ट ए या समूह एक के सभी तत्वों को हम देखेंगे कि उसके अंतिम कक्षा के S उपकक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। वही अगर हम सेकेंड ए के तत्वों को देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अंतिम कक्षा यानी nवीं कक्षा के S उपकक्ष में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1 और NS2। अब इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे संयोजकता। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो समूह संख्या होती है वो इन समूह के तत्वों की संयोजकता को दिखाती है। तो अगर हम समूह एक को देखें जिसको हम फर्स्ट ए कह रहे हैं तो इसकी समूह संख्या एक है तो इसकी संयोजकता भी एक हो जाएगी। अगर हम सेकेंड ए को देखें यानी समूह दो को तो इसकी समूह संख्या दो है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता दो हो जाएगी। तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार होती है। तो हम आवर्त सारणी में जानते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन ऊर्ध्वाधर कॉलमों को समूह कहा जाता है और जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी का समूह और आवर्तों में विभाजन होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलते हैं, मतलब इस प्रकार से चल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि एक आवर्त में ये एक आवर्त हो जाएगा और इस आवर्त में हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से जाने पर हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, यानी परमाणु त्रिज्या घटती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तत्व होंगे उनकी परमाणु त्रिज्या जो होगी अधिक होगी, इसके बाद वाले जो तत्व होंगे उनकी परमाणु त्रिज्या कम होगी, तो इसके बाद वाले की और कम होगी। इस तरीके से परमाणु त्रिज्या जो होगी वो घटती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरे आवर्त में, अगर पूरे आवर्त में देखा जाए तो पूरे आवर्त में जितने हम इस तरफ आएंगे उस तरह हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि इधर के जो तत्व होंगे जिसको हम समूह एक और दो में ले सकते हैं कि समूह एक और दो के जो तत्व होते हैं उन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो उसी आवर्त के अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्या से अधिक होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या S ब्लॉक के तत्वों की होती है, यहाँ पे S ब्लॉक के लिए स्मॉल s यूज करेंगे। तो S ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है ये हम कह सकते हैं कि ये अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। इनकी त्रिज्या हम कह सकते हैं कि इनकी त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। उसके बाद वाले तत्वों की त्रिज्या हम देख रहे हैं कि साइज घट रही तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। तो ये परमाणु त्रिज्या का मान हम कहेंगे कि इनके लिए सबसे अधिक होता है। आगे हम देखते हैं कि जो S ब्लॉक के तत्व होते हैं अगर उनकी हम आयनन ऊर्जा देखें, आयनन ऊर्जा या फिर हम उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता देखें तो ये सब क्या होता है, इसको अभी आप इसी चैप्टर में आगे पढ़िएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और किस प्रकार से उनके मान में कमी या वृद्धि होती है इसे पढ़ना है। लेकिन अभी हम S ब्लॉक के लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके मान में चेंज होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जो ऋण विद्युतीय गुण होता है, ऋण विद्युतीय गुण, ये सभी गुणों को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जब हम आवर्त में
बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इन सभी मानों में वृद्धि होती है। तो अभी हमने देखा कि परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ रही थी, परमाणु त्रिज्या घट रही थी, लेकिन आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतीय गुण इनके मान में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कम होगी, उसके बाद और अधिक हो जाएगी, फिर और अधिक, इस तरीके से वृद्धि होती जाएगी। तो बाद वाले तत्वों के लिए इनका मान और अधिक होगा, लेकिन शुरू में जो तत्व होंगे उनके लिए इनका मान कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो समूह 1 और समूह 2 के तत्व हैं उनके लिए ये जो मान है वो कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो S ब्लॉक के तत्व हैं, इन तत्वों के लिए अगर हम आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता और साथ में ऋण विद्युतीय गुण, ऋण विद्युतीय गुण का मतलब होता है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, मतलब कि कितना आसानी से ये ऋण आयन में चेंज हो सकते हैं। तो ऋण विद्युतीय गुण, इन सभी गुणों का मान हम देखेंगे, चूंकि आगे जाने में बढ़ रहा है इसलिए शुरू में क्या होगा, कम होगा। तो हम कहेंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों के लिए इनका मान जो होता है अपने आवर्त में सबसे कम होता है। फिर इसके बाद हम फिर देखते हैं धन विद्युतीय गुण। तो अगर हम ऋण विद्युतीय गुण देख रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, बाएं से दाएं ओर जाने पर वृद्धि हो रही है ऋण विद्युतीय गुण में, तो उसका अपोजिट है धन विद्युतीय गुण। तो अगर इसके मान में वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं कि इसके मान में कमी आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एस ब्लॉक के तत्व होंगे उन तत्वों के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि धन विद्युतीय गुण के मान में, धन विद्युतीय गुण जो है किस प्रकार होगा, तो हम देखेंगे कि इनका जो मान होगा, कमी आ रही मतलब शुरू में अधिक होगा, फिर इसके बाद और कम, फिर और कम, इस तरीके से कम होता जा रहा है। मतलब समूह 1 और समूह 2 के लिए एस ब्लॉक के जो तत्व है उनके लिए धन विद्युतीय गुण का जो मान होगा वो अधिक होगा। अब अगली विशेषता हम देखते हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके धन विद्युतीय गुण का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है। तो यानी ये धातु होंगे लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो लेकिन हालांकि हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका भी कुछ हद तक व्यवहार धातुओं की तरह होता है, लेकिन यह अधातुओं की तरह भी व्यवहार करता है। अगली विशेषता है कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अगर हम उनके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एस ब्लॉक का तत्व है सोडियम, तो सोडियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं तो ये हो जाएगा Na2O। तो ये जो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ यौगिक होगा वही कहलाएगा कि सोडियम का ऑक्साइड है। तो इस तरीके से हम एस ब्लॉक का कोई भी तत्व लें और उनका ऑक्साइड बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ए के तत्व होते हैं उन तत्वों को हम क्षारीय धातु भी कहते हैं। मतलब केवल तत्व की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए सोडियम इसमें है तो हम सोडियम को कह सकते हैं कि क्षारीय धातु है। और जो सेकेंड ए के तत्व होते हैं वो भी दोनों ही एस ब्लॉक है, तो फर्स्ट ए को क्षारीय धातु और सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इन समूहों के अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट ए यानी समूह फर्स्ट को क्षारीय धातु और समूह सेकेंड को क्षारीय मृदा धातु। अब आठवीं विशेषता हम देखते हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब एस ब्लॉक के जो तत्व हैं जो कि धातु होते हैं उन तत्वों की अगर अभिक्रिया हम अधातु से कराते हैं तो ये इनसे अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक धातु सोडियम है, एस ब्लॉक का तत्व है ये, तो ये कोई अधातु से, जैसे कि खास करके हम देखते हैं कि हैलोजन तत्वों से, जैसे Cl2 हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इससे अभिक्रिया करता है कि यहाँ पे एक वैद्युत संयोजक यौगिक बनेगा और वो होगा NaCl। तो हम देख रहे हैं कि क्या होगा कि ये जो तत्व होते हैं सोडियम बहुत आसानी से क्लोरीन से अभिक्रिया करके इस उत्पाद का निर्माण कर देता है। अभिक्रिया बैलेंस
कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो आगे 2 कर देंगे, सोडियम भी 2 हो गया तो आगे हम 2 सोडियम कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तत्वों की क्रियाशीलता भी बहुत अधिक होती है।